नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे ईडी की मनमानी पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, लोगों को वकीलों के कानूनी सलाह देने पर ईडी नोटिस पर क्यों रोक लग गई। वहीं अगली खबर में हम जानेंगे कि बिहार में प्रियंका गांधी ने दुलारचंद कांड का जिक्र कर बढ़ते अपराध और पीएम मोदी को क्यों घेरा। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि सोनम वांगचुक को टाइम्स मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में क्यों चुना गया। वांगचुक की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी ने सरकार से सवाल क्यों किया। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि देश की सरकार बदलने पर क्या बोले अजीत डोभाल, जेनजी पर दिया कौन सा बयान। तो बात सबसे पहली खबर की, जो कि ईडी से जुड़ी हुई है। क्या ईडी जब चाहे जिसे चाहे नोटिस भेजकर बुला सकती है? यही वो सवाल है जो पिछले कुछ सालों में विपक्षी नेताओं से लेकर अब तो उनके वकीलों तक की जुबान पर था, लेकिन अब जवाब आ गया है, और वो भी देश की सर्वोच्च अदालत से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ईडी या ऐसी कोई भी जांच एजेंसी वकीलों को सिर्फ इसलिए नहीं बुला सकती कि उन्होंने अपने क्लाइंट को क्या कानूनी सलाह दी थी। कोर्ट ने कहा कि वकील और क्लाइंट के बीच की सलाह और बातचीत पूरी तरह से सीक्रेट होती है और ये कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। ये कानूनी पेशे का आधार है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वकीलों को जिन पर ईडी को शक है, क्या उन्हें कभी भी नहीं बुलाया जा सकता? कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हाँ, बुलाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ खास हालातों में। वकीलों को केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 132 के तहत आने वाली बहुत सी असाधारण परिस्थितियों में ही इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा सकता है। ये फैसला ईडी की मनमानी पर रोक लगाता है और सुनिश्चित करता है कि वकील बिना किसी डर के अपने क्लाइंट को सलाह दे सके। अब ईडी को किसी भी वकील को समन भेजने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। जस्टिस चंद्रन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वकील और क्लाइंट के बीच कोई भी गुप्त या पेशेवर बातचीत, सलाह या कागजात क्लाइंट की स्पष्ट अनुमति के बिना जांच एजेंसियों को दिखाने या पेश करने के लिए वकील को मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा कि ये विशेषाधिकार हर हाल में लागू नहीं होगा। अगर वकील क्लाइंट की बातचीत का मकसद कोई अपराध करना, धोखाधड़ी करना या किसी गैर कानूनी काम को आगे बढ़ाना है, तो ऐसी बातचीत पर यह गोपनीयता लागू नहीं होगी और वकील को जानकारी देनी पड़ सकती है। इस मामले की खास बात आपको बता दें कि यह फैसला किसी की याचिका पर नहीं आया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले की गंभीरता को समझकर कार्रवाई शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के दो बड़े संगठन ने शिकायत की थी। उनकी शिकायत थी कि ईडी जैसी जांच एजेंसियां वरिष्ठ वकीलों को बेवजह बुला रही हैं और उन्हें सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने क्लाइंट्स को कानूनी सलाह दी थी। इस घटना के बाद वकीलों के संगठनों में भारी गुस्सा फैल गया। वकीलों के संगठन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कोर्ट में कहा कि जांच एजेंसियों के इस मनमाने बुलावे से वकीलों पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर वकीलों को सलाह देने के लिए भी बुलाया जाने लगेगा तो वकील डर के बिना अपने क्लाइंट्स को सही सलाह नहीं दे पाएगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई वकील अपने पेशेवर कर्तव्य से परे जाकर अपराध में भागीदार बनता है तो उसी कानून का पालन वकीलों पर भी होगा जो दूसरों पर लागू होता है। हालांकि मेहता ने माना कि वकील मुवक्किल गोपनीयता का विशेषाधिकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और अब बीएसए की धारा 132 और 34 में संरक्षित है। ये एक मान्यता प्राप्त वैधानिक अधिकार है। देखिए, वकील और उसके क्लाइंट की जो गोपनीयता है वो विश्व भर में कानूनी पेशे की आधारशिला मानी जाती है। भारत में ये सिद्धांत पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम से चला आ रहा है और अब नए बीएसए से और मजबूत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गोपनीयता न केवल वकील के अधिकार की रक्षा करती है बल्कि क्लाइंट्स को बिना डर के सच्चाई बताने का विश्वास भी देती है, जिससे न्याय प्रक्रिया मजबूत होती है। अब अगली खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई है, जो इस वक्त बिहार में पहुंची हुई हैं। प्रियंका गांधी ने आज बेगूसराय के बछवाड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध बहुत बढ़ गया है, यहाँ तक कि चुनाव प्रचार के दौरान नेता की हत्या हो रही है और उद्योगपति की हत्या हो रही है। प्रियंका ने कहा कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह
फेल हो चुकी है। उन्होंने मोदी जी के डबल इंजन के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ कोई डबल इंजन नहीं है, बल्कि एक सिंगल इंजन है जो सीधा दिल्ली से चलता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं लेते, सारे फैसले दिल्ली से होते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी को सत्ता में आए 11 साल हो गए, लेकिन उन्होंने देश के बारे में नहीं सोचा। अब चुनाव के समय मंच पर आकर करोड़ों नौकरी देने के झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान अब समझने लगे हैं कि सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए बात कर रही है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ऐसी बात कर देनी जिससे जनता घबराए, लेकिन आज जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि अपने वर्तमान की बात हो, कि उनके आज की बात हो, कि वो किस तरह से गुजारा करने। मोदी जी यहाँ आते हैं और कहते हैं कितने पैसे दूं, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं। क्या मतलब है इसका? यहाँ गुजारा नहीं हो रहा है जनता का। क्यों नहीं? 20 साल से इनकी सरकार है ना, तो दी क्यों नहीं? आज क्यों दे रहे हैं? मोकामा में घटना जो हुई है, जहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल उठता है। ये किस चीज का प्रदर्शन है जो बिहार की जनता रोज रोज सह रही है? ये हाँ, तो मैं कह रही हूँ, बिहार की जनता जो है रोज ये सह रही है। किसी भी महिला से पूछ लो कि तुम सुरक्षित हो, घबराती है। शाम को कहीं निकलना है, कहीं जान नहीं जाती, घर पे रहती है, क्योंकि असुरक्षित महसूस होती है, क्योंकि अपराध इतना हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ी जातियों के खिलाफ इतना अपराध हो रहा है बेलगाम। तो ये तो एक उसका एक, आप तो एक सिम्टम देख रहे हैं उसका, एक लक्षण देख रहे हैं कि 2 दिन पहले किसी नेता की भी हत्या हो गई, उससे पहले कुछ व्यापारियों की भी हत्या हुई। तो ये रोज जी रही है ना ये जनता। तो जब ये जनता की ये परिस्थिति है ना, रोजगार मिल रहा है। नीतीश जी को आप लोग रिमोट कंट्रोल बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए क्या? महंगाई इतनी है, बेरोजगारी हद से ज्यादा है, ठीक है? इतनी कभी नहीं हुई जितनी आज है। सब पलायन कर रहे हैं, सब, हर एक परिवार में कोई ना कोई चले गया है, दूर चले गया है रोजगार के लिए, ठीक है? ना कुछ खरीद पा रहे हैं, त्योहार आते हैं उनको भी मना नहीं पा रहे हैं ढंग से। जो स्वास्थ्य की सुविधा है वो ठप है। शिक्षा की जो सुविधा होती थी एक समय में, जो बिहार होता था, वो आज नहीं रहा। तो क्या जनता उब नहीं सरकार चला रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल से चल रही है, जा रही है, उसको आप किस तरह देखते हैं? कहते हैं 15-20 साल पहले वैसा ही। जहाँ तक मेरी समझ है कि बिहार की जनता की तो सुनवाई है ही नहीं, ठीक है? बीजेपी में है नहीं, लेकिन नीतीश जी की भी सुनवाई नहीं है। ये सरकार केंद्र से चल रही है, ये विधानसभा, और ये दिख रहा है किस तरह से केंद्र से चल रही है। तो ये जो डबल इंजन है, एक्चुअली सिंगल इंजन है, कोई डबल इंजन नहीं है। आपने और प्रदेशों में भी देखा है, अचानक कोई ऐसा मुख्यमंत्री आ गया जिसका किसी ने कभी सुना ही नहीं है। कहाँ से आया? अगर डबल इंजन है तो जो प्रदेश की जनता है पहले तो उसकी सुनो, उसको अधिकार दो, वो चुनेगी। आप तो कह भी नहीं पा रहे हैं कि कौन सीएम बनेगा। अब बात अगली खबर में सोनम वांगचुक की। दुनिया की जानी मानी टाइम्स मैगजीन ने उन्हें 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। उन्हें जलवायु की रक्षा करने वाले नेताओं की लिस्ट में जगह मिली है। मैगजीन ने उनके आइस स्तूप बनाने के तरीके की तारीफ की, जो लद्दाख में पानी की कमी दूर करता है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने उन्हें कुछ हफ्ते पहले ही एनएसए के तहत गिरफ्तार किया था और वो अभी जोधपुर की जेल में है। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां सरकार उन्हें देश विरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रही है, वहीं टाइम्स मैगजीन उन्हें दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेता चुन रही है। वांगचुक पिछले कई सालों से लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, ताकि लद्दाख की नाजुक प्रकृति को बचाया जा सके। उन्होंने लंबे समय तक शांतिपूर्ण आंदोलन किया और 35 दिनों का अनशन किया। 24 सितंबर 2025 को प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें लोगों की जान चली गई। केंद्र सरकार ने वांगचुक पर हिंसा भड़काने और देश विरोधी बयान देने का आरोप लगाया। एनएसए के तहत बिना मुकदमे के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। उन्हें स्थानीय विरोध से बचने के लिए जोधपुर जेल भेज दिया गया। फिलहाल उनकी पत्नी ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है और ये मामला अभी भी चल रहा है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में गर्मियों के सूखे से निपटने के लिए एक नया तरीका निकाला था। वो सर्दियों में नदी के पानी को पाइप से लाकर ऊपर की तरफ छिड़कते हैं, जो बर्फ के बड़े बड़े ढेर के रूप में जमा हो जाते हैं। ये बर्फ
गर्मी में धीरे धीरे पिघलती है और खेतों को पानी देती है। उनके इस इनोवेशन के कारण कई गांव फिर से बस पाए हैं और अब इस तरीके को चिली, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में भी अपनाया जा रहा है। वहीं अब बात अगली खबर की, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में पिछले 3.5 सालों में जो सत्ता परिवर्तन हुए हैं उसकी असली वजह खराब शासन रहा है। डोभाल ने कहा कि बड़े बड़े साम्राज्यों और सरकारों का बनना या गिरना असल में उनके शासन का इतिहास होता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में जो गैर संवैधानिक तरीके से बदलाव आए हैं वो सब खराब शासन के एग्जाम्पल्स थे। उनका कहना है कि इन बदलावों को जेनजी यानी युवा आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। असल में इन पड़ोसी देशों में युवाओं ने आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश के अंदर यहाँ जेनजी क्रांति हुई। छात्रों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, जो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन बन गया। युवाओं ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और देश छोड़ने तक पर मजबूर कर दिया। वहीं नेपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जेनजी निर्णायक थे। जब सरकार ने सोशल मीडिया पर रोक लगाई तो युवाओं ने विरोध किया। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से नाराज होकर हजारों युवाओं ने हिंसा के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार गिरा दी थी। वहीं श्रीलंका की बात की जाए तो यहाँ 2022 का अर्गलाया आंदोलन युवाओं ने ही शुरू किया था। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को उनके पद से हटा दिया था। ये तमाम ऐसे उदाहरण थे जो पिछले कुछ समय में जेनजी आंदोलन का हिस्सा रहे और इसी पर अजीत डोभाल बोलते हुए नजर आए। बहरहाल आप लोग आज की खबरों के बारे में क्या कुछ कहेंगे? अगर आपको आज की खबरें अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट, धन्यवाद।